नमस्कार। अब तक हमने भू संतुलन की संकल्पना के बारे में जाना। भू संतुलन की हमने सामान्य परिचय को जाना। भू संतुलन धरातल पर या भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील, महासागर आदि जो पाए जाते हैं, इनके आकार में जो पर्याप्त अंतर पाया जाता है और इनकी जो आकृतियाँ हैं ये भूतल पर स्थित हैं, जिससे ये प्रकट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है। अन्यथा इनका वर्तमान रूप में इतना स्थित रहना कठिन होता है। जब कभी हम इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल और भू परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार सामान्य रूप से जो संतुलन का जो अर्थ है वो हम इस रूप में जो मान सकते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्र जो पर्वत जैसे पर्वत, पठार और मैदान और गहराई में स्थित क्षेत्र जैसे झील, समुद्र आदि में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा मुख्य रूप से कहते हैं और इसको हम आइसोस्टेसिस के नाम से भी हम जानते हैं। इस संतुलन की अवधारणा को समझने के लिए अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए और जो संतुलन के सिद्धांत को मुख्य रूप से इन्होंने प्रतिपादन करने की कोशिश की है। उन्हीं में पहला जो जिस पे हम चर्चा करेंगे सर जॉर्ज एरी की संकल्पना है। जॉर्ज एरी ने बताया कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो खोखला नहीं हो सकता और वास्तव में अधिक भार का नीचे से कम पदार्थ द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट जो जिसको हम पपड़ी के नाम से जानते हैं अधिक घनत्व वाले अधः स्तर में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार हिमालय भारी ग्लासी जो मैग्मा है में तैर रहा है। उन्होंने आगे पुनः स्पष्ट किया कि हिमालय केवल धरातलीय आकृति ही नहीं है तथा केवल अधः स्तर के ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा है वरना ये काफ़ी नीचे तक भी प्रविष्ट है। जिस प्रकार एक नाव पानी में तैरती है और उसका अधिकांश भाग जल में डूबा रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है और उसका अधिकांश भाग है जो नीचे काफ़ी गहराई तक मिलता है या देखने पे व्याप्त है। इस विचार को दूसरे रूप में हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस प्रकार बर्फ का टुकड़ा जब जल पर तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग का जल में रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार यदि महाद्वीपों का औसत घनत्व 2.67 है तथा सब स्ट्रेटम का घनत्व 3 मान लिया जाए तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सब स्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 भाग का सब स्ट्रेटम के नीचे रहना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये एक चीज़ देखने को मिलती है कि एरी ने आइसबर्ग के तैराव का उदाहरण है वो मुख्य रूप से प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि स्थल भाग मैग्मा पर नाव की तरह तैरा है। यदि तैराव के उपर्युक्त सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त कर दिया जाए तो हिमालय जितना ऊपर है 8,848 मीटर, उसका 9 गुना भाग नीचे की तरफ होगा। यदि हिमालय की ऊंचाई मोटे तौर पर हम ये मान लें कि 8,848 मीटर है और यदि हम 9 गुना करते हैं तो ये 79,632 मीटर का भाग होगा, जो कि हल्के पदार्थ होगा जो सब स्ट्रेटम में होगा। इस प्रकार एरी ने बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसकी हल्के पदार्थ वाली एक लंबी जड़ है जो सब स्ट्रेटम है तथा एक लंबी जड़ वाली ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। इस आधार पर एरी ने अपने इस मत का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सब स्ट्रेटम में डूबा हुआ होगा तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। एरी ने पुनः अपने इस सिद्धांत को बताने के लिए विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनके गहराई में परिवर्तन होता है। एरी ने अपने सिद्धांत को इस रूप में स्पष्ट किया कि जितने भी जो स्तंभ हैं या कॉलम जो होते हैं वो
घनत्व में बराबर होते हैं उनकी गहराई में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए जल को लिया और उसमें समान घनत्व वाले कुछ लकड़ी के टुकड़ों के आधार पर इस सिद्धांत को समझाने के लिए ये अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। महाद्वीपीय जो भाग है उनका मानना था कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार के घनत्व वालों सेलों का बना है, परंतु उसके विभिन्न भागों की गहराई में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जो इस बात को प्रमाणित करने के लिए एरी ने लोहे के जो विभिन्न आकार और तथा लंबाई वाले टुकड़े लिए तथा उन्हें पारे के भरे बेसिन में डुबो दिए। ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए और इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है, जैसा यहाँ ये हमने बताया है चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से। अतः सारांश रूप में इस मत को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से सब स्ट्रेटम के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिसके कारण ऊंचे उठे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। ऐसा उन्होंने पर्वतों के विषय में बारे में बताया होता है माना। इस प्रकार ये संतुलित होकर पृथ्वी पर स्थित हैं। इसके विपरीत कम ऊंचे भाग अथवा निचले भाग कम गहराई तक प्रविष्ट होते हैं, अतः वे अधिक घनत्व वाले भाग को थोड़ी मात्रा में ही हटा पाते हैं, जबकि उसके नीचे सब स्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार ऊंचे उठे भाग तथा निचले भाग एक साथ संतुलित होकर खड़े रहते हैं। प्रत्येक भाग संतुलन तल या संतुलन रेखा पर बराबर भार रखते हैं। जबकि वर्तमान समय में एरी के मत को सबसे अधिक समर्थन देखने को मिल रहा है, तथापि इसमें कुछ दोष भी देखने को मिलते हैं। यदि हम एरी के मत को मान्यता प्रदान की जाती है तो प्रत्येक ऊपर स्थित भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार हिमालय की लगभग 79,632 मीटर की गहरी जड़ होगी, जो एरी ने माना है कि कोई भाग अपने से 9 गुना अंदर की ओर धरातल में समाया रहता है, जैसा उन्होंने एक नाव के उदाहरण के रूप में बताया था। उस आधार से हम यदि माने तो हिमालय की जो गहराई है वो 79,632 मीटर होनी चाहिए। और यह भी इससे ज्ञात होता है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के नीचे जाने पर जो तापमान है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ जो 79,632 मीटर की गहराई पर अत्यधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। अतः यह मत यहाँ पर काफ़ी कुछ भ्रामक प्रतीत होता है और बहुत अधिक मात्रा में ये अपने आप को ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाता है। अतः हम ये समझने की पुनः एक किसी सिद्धांत के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार जो पर्वत, पठार, मैदान, झील, समुद्र एक दूसरे पर आपस में टिके हुए हैं और किस तरह से ये अपने आप में संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो एक संतुलन की दशा को हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यदि संतुलन होगा तभी ये एक दूसरे को आपस में बनाए रख सकेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं। असंतुलित होने की अवस्था में भयंकर भू हलचल और भू परिवर्तन जो देखने को मिलता है या होता रहता है, इस तरह की स्थितियां जो लगातार बनी रहती हैं, जिनको हम और भी आगे जानने के लिए आगे हम प्राट की जो संकल्पना है उसके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।